फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो विज़ार्ड। दिस इज रोहित शर्मा एंड अब हमारा लास्ट पार्ट जो DFCCIL 2018 का बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91 से हमें क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करने हैं, 120 तक। ओके, सो यार स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लेक्चर को एकदम। ठीक है, तो व्हाट विल बी द फेज मार्जिन, व्हाट विल द गेन मार्जिन, फेज मार्जिन ऑफ अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यार ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आपका गिवन है। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 लाख, तो 3 4 5 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 700s प्लस 25 2,50,000। ठीक है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालने से पहले आपको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, दैट इज ओमेगा जीसी। अब वो कैसे निकलती है, वो हमारा इसलिए ऐसे निकलती है, मॉड ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो मॉड ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 1 रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रूट में, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 25 2,50,000 का स्क्वायर प्लस में 700 ओमेगा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको एक तरीके से ये 25 × 10 to the power 10 इज इक्वल टू ओमेगा 4 प्लस 50,000 5 लाख ओमेगा स्क्वायर प्लस 625 × 10 to the power 8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ओमेगा जीसी जैसी ग्रोइंग क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका 403.32 रेडियन पर सेकेंड आएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, न्यू स्लाइड। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, आपका जो मैग्नीट्यूड है जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा, वहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू रख के आपको पूरा वो टर्म निकालनी पड़ेगी। तो आपको ओमेगा की वैल्यू रख के ये आपका आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय माइनस 412,667 प्लस जे ऑफ 282324। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंगल जो आएगा, एंगल ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा क्या हो जाएगा, जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 180 प्लस में tan इनवर्स प्लस में tan इनवर्स ऑफ 282324 डिवाइडेड बाय 412667। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका निकल के आएगा माइनस 180 प्लस 34.37 डिग्री। ठीक है, तो आपका फेज मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन होता है 180 डिग्री प्लस जो भी आपने एंगल निकाला है जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा। ठीक है, तो 180 माइनस 180 प्लस 34.37 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आप 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 34.37 डिग्री, डैट इज 35 डिग्री जो आपकी आई है, फेज मार्जिन आई है। ठीक है, तो गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन होता है 1/x। ठीक है, तो ये 1/0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गेन मार्जिन आपकी यहाँ पे इस केस के अंदर इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव रियल एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी गेन मार्जिन इन्फिनिटी आएगी, फेज मार्जिन हमारा 35 डिग्री आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टेडी स्टेट एरर फॉर एन ओपन लूप सिस्टम इज 0.1। ठीक है, ये 0.1 आपको गिवन है। और स्टेडी स्टेट एरर फॉर द प्रीवियसली मेंशन सिस्टम, जो हमने पीछे देखा, बीइंग क्लोज लूप विद अ यूनिटी नेगेटिव इवेंट पल्स इनपुट फॉर 1 सेकेंड एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 10 इज। ठीक है, आपको निकालना है। चलो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं हमसे होता है या नहीं होता ये क्वेश्चन। तो ESS जो स्टेडी स्टेट एरर है हमारा क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू, अगर फॉर्मूला याद हो, लिमिट एस टेंस टू 0 एस डॉट ऑफ आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एच ऑफ एस क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो 1 हो जाएगा, आर ऑफ एस हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है तो 1/s हो जाएगा। डायरेक्टली हम वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ 1/s। ठीक है, 1/s और ये 1 प्लस जी ऑफ एस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.1 हमें स्टेडी स्टेट एरर गिवन है। तो यहाँ से हमारा जी ऑफ 0 जो निकल के आएगा वो हमारा 9 निकल के आएगा। ठीक है, अब पल्स अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, अब 10 सेकेंड के लिए हम पल्स अप्लाई कर रहे हैं, पल्स अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे रहा, सही है। तो हमारा आर ऑफ टी, यहाँ पे जो आर ऑफ टी है वो हमारा हो जाएगा 10 ऑफ यूटी माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसका हमारा आर ऑफ एस यहाँ से क्या आएगा, 10 ब्रैकेट में 1/s माइनस में 1/s e की पावर माइनस s, ये कुछ इस तरीके का आएगा। तो आर ऑफ एस जो हमारा
सॉल्व करके आएगा यहाँ से, वो हमारा 10 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाय एस, ये आएगा कुछ आर ऑफ एस हमारा। तो स्टडी स्टेट एरर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्टडी स्टेट एरर कैसे निकलेगा? स्टडी स्टेट एरर फॉर क्लोज लूप सिस्टम ESS डैश, ठीक है, जो नया सिस्टम हमारा, तो हमारा ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, s डॉट आर ऑफ एस होता है, आर ऑफ एस हमारा क्या है 10 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाय एस, एस से एस कट आउट हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, एच ऑफ एस हमारा 1 है, ठीक है। तो जी ऑफ 0 हम निकाल ही चुके थे, तो ये s टेंड्स टू 0 पे लेना ना, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ 0 हमारा 9 था, तो 1 प्लस 9 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 0 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारा स्टडी स्टेट एरर जो है वो 0 आएगा इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 92 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस सर्किट को अगर आप रीड्रॉ करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद आपको पता लगेगा कि 5 और 7 ओम जो है हमारे सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है। देखो मैं बना देता हूँ एक सर्किट, ये सॉरी ठीक है, ये आपका बी टर्मिनल है, ये आपका ए टर्मिनल है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारा 5 ओम आएगा, ये मेरा 7 ओम आएगा, ये मेरा 6 और ये 10 ओम आएगा, ठीक है। 5 और 7 पैरेलल में कनेक्टेड है सबसे पहले, तो 5 और 7 पैरेलल में इसका आपका आ जाएगा 2.92 ओम आ जाएगा, और इसका 6 और 10 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका आपका आ जाएगा 3.75, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 6.66 ओम आएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If a given system is connected to a unity feedback के ले रहे हैं, the steady state error of a closed loop system to a ramp input, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यार स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा, चलो चेक करते हैं। स्लोप हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस केस के लिए माइनस में 6.02 डिवाइड बाय log 2 माइनस log 1, ठीक है। तो ये हमारा -20 dB पर डेकेड आएगा, ठीक है, -20 dB पर डेकेड हमारा स्लोप आ रहा है, ठीक है। अब टाइप 1 सिस्टम के लिए देख रहे हैं, क्योंकि रैम्प इनपुट ले रहे हैं हम, तो टाइप 1 सिस्टम के लिए हमारा ओमेगा इज इक्वल टू KV इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए ESS हमें मालूम है 1/KV होता है, क्योंकि रैम्प इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो रैम्प इनपुट के लिए 1/KV है, तो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 होगा हमारा स्टडी स्टेट एरर इस केस के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash indicate not only whether a system stable but also its degree of stability and how stability may be improved if necessary। तो यार नाइक्विस्ट प्लॉट ही हमारा एक ऐसा प्लॉट है जो हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बता देता है यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी किस हद तक इम्प्रूव हुआ, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम एट स्टडी स्टेट डजंट एग्री विद द इनपुट देन द सिस्टम सेड टू हैव स्टडी स्टेट एरर व्हिच डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। यार ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। अगर आउटपुट ऑफ द सिस्टम जो हमारा स्टडी स्टेट उसका जो स्टडी स्टेट है आउटपुट की वो हमारे इनपुट के साथ मैच नहीं कर रही, तो सिस्टम में जरूर कुछ ना कुछ एक एरर है, और विच डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, कितना एक्यूरेट है सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीड एंड लैग कंपनसेटर हैव डैश एंड डैश फेज एंगल्स एंड रिस्पेक्टिवली विच मेक्स द सिस्टम एंड डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा आपका अगर लीड कंपनसेटर होगा तो हमारा पॉजिटिव फेज एंगल मिलेगा और लैग के लिए नेगेटिव फेज एंगल मिलेगा, विच मेक्स द सिस्टम, जो सिस्टम लीड कंपनसेटर के केस के अंदर फास्टर बना देगा और लैग में स्लोअर बना देगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि लीड कंपनसेटर जो है हाई फ्रिक्वेंसीज पे होता है और लैग कंपनसेटर हमारा लो फ्रिक्वेंसीज पे होता है, और लैग कंपनसेटर हमारा स्टडी स्टेट एरर को रिड्यूस करता है और लीड कंपनसेटर हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर लीड कंपनसेटर ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव कर रहा है तो हमारा जो सिस्टम का जो रिस्पांस है वो फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फास्टर बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड I1 इन द फॉलोइंग सर्किट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 1 वोल्ट। V1 और V2 आपको 1 वोल्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। ये पाई सर्किट मतलब पाई नेटवर्क भी बन रहा है।
अगर आप वाई पैरामीटर बना के देखेंगे तो वाई पैरामीटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं y11 मेरा 5 हो जाएगा, y12 और y21 मेरा क्या हो जाएगा, y12 और y21 हो जाएगा मेरा, ठीक है, 5 + 10 15, ठीक है, और y22 हमारा 10 है, ठीक है। एक कुछ इस तरीके से हमारे y पैरामीटर्स आ जाते हैं और हमें मालूम है कि y पैरामीटर जो होता है वो होता है I1 = y11 v1 + y12 v2, ठीक है, एज ही I2 = y21 v1 + y22 v2, ठीक है। कुछ ये हमारे आई पैरामीटर मतलब पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, y पैरामीटर्स होते हैं। और v1 और v2 आपको कितना 1 दे रखा है, सही है, v1 v2 1 दे रखा है, तो I1 I2 आप इजीली अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं और सारी वैल्यूज आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं अब इक्वेशंस भी अगर मैं बनाता हूँ एक बार आप चेक करना फिर भी, 5 × 1 प्लस, ठीक है, और ये आपका y12 मेरा कितना है 50 × 1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स में आप शायद कुछ माइनस होता है, तो आप ये चेक करना है इस क्वेश्चंस को, मतलब आप या तो मतलब इस क्वेश्चन को आप वाई पैरामीटर्स से सॉल्व कर सकते हैं। वाई पैरामीटर्स बनाइए, इक्वेशंस में डालिए, v1 v2 आपके 1 हैं ही, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे एक गलती हमने क्या करी है, देखो एक गलती हमने क्या करी है, हम डायरेक्टली 5, 15 और 10 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे एडमिटेंस पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे एडमिटेंस पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे y11 के लिए आपको ये 1/5 करना पड़ेगा, ये 1/10 करना पड़ेगा, ये भी 1/10 करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता रहा था, 0.2 एम्पियर आपका आएगा I1, ठीक है। तो एक बार आप कैलकुलेट करिएगा और मुझे बताइएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द स्विच इज क्लोज एट t = 0, t = 0 पे ये क्लोज हो रहा है स्विच, उससे पहले ये ओपन है, ठीक है। जब ये ओपन है तो यार ये स्टडी स्टेट में उससे पहले, ठीक है। तो मैं एक बार फिगर बना देता हूँ, 6 एम्पियर का करंट जा रहा है ये मेरा, सही है, ये मेरा स्टडी स्टेट में, ये ओपन है उस टाइम, ठीक है, और ये मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और मेरा कैपेसिटेंस जो है स्टडी स्टेट के अंदर ओपन सर्किट होता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें देखनी पड़ेगी VC ऑफ 0-, ठीक है। तो ये 6 एम्पियर है, तो ये 6 एम्पियर इधर जा रहा है, इस साइड अगर ये 6 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिवाइड होगा, तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका ये 3 एम्पियर यहाँ पे आएगा और 3 एम्पियर इधर आएगा, ठीक है। ये 3 एम्पियर आगे जाके ये आपका इधर जाएगा, ठीक है। तो आपका VC ऑफ 0- डायरेक्ट जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वही आपकी जो रेजिस्टेंस 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी वही आपकी VC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी। तो VC ऑफ 0- हो जाएगा 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है, और विच इज इक्वल टू VC ऑफ 0 + भी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली हमारा कैपेसिटर में वोल्टेज चेंज नहीं होती, तो VC ऑफ 0- VC ऑफ 0 + के इक्वल होता है, सही है। अब नेक्स्ट केस में जब मेरा सर्किट अगर क्लोज हो जाता है, ठीक है, सर्किट मेरा क्लोज हो जाता है, तो इस तरीके से बनेगा सर्किट। ये 6 एम्पियर है, ये मेरा सर्किट क्लोज हो गया अब, ठीक है। ये मेरे रेजिस्टेंसेज हैं, ये रेजिस्टेंसेज लगा दिए, ठीक है, और ये मेरा मैंने यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज जो मेरी थी कैपेसिटर की VC जो मैंने 12 वोल्ट निकाली वो लगा दी, ठीक है। ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है, 6 ओम का। हमें निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है, ठीक है। हमारा करंट कितना जा रहा है, ये I निकालना है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो शॉर्ट ही हो गया, ये पार्ट तो शॉर्ट ही हो गया, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो I = 0-12/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -6 एम्पियर आपका करंट आएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब हमारे इम्पल्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इम्पल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज हो सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे यार आपने पढ़ा होगा f(t) del(t) - t0 जो होता है वो आपका f(t0) ब्रैकेट में del(t) - t0 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से t = 3 की वैल्यू आप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा -7 से 2 ब्रैकेट में ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट में del(t - 3 dt, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -7 से 2, यह आ जाएगा 37 del(t - 3), ठीक है। तो ये 37 मेरा कांस्टेंट है, तो 37 में बाहर निकाल लूँगा, तो ये मेरा -7 से 2 del(t - 3), ठीक है, ये dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर 0 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, क्यों, क्योंकि del(t) जो होता है ये जो है ये हमारा 1 होता है कब, इफ़
T1 से T2 के बीच में हो, ठीक है, T0 जो है T1 से T2 के बीच में हो, और 0 होता है जब T0 जो मेरा लेस देन T है और T0 जो है ग्रेटर देन T2 हो, ठीक है। कुछ ये प्रॉपर्टीज आपको देखनी पड़ेंगी, उस बेसिस पे आपका ये आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the input to a control system are gradually changing functions of time, then dash function will be a good test signal. If a system is subjected to a sudden disturbances, dash function will be a good test signal, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, और सी पार्ट आपका है फॉर अ सिस्टम सब्जेक्ट टू शॉक इनपुट। तो यार देखो, सबसे पहली बात, अगर जब भी आपको चेंजेस फंक्शन ऑफ टाइम में लेना है तो यार रैम्प फंक्शन हमारा जो होगा सबसे बेस्ट होगा, गुड टेस्ट सिग्नल में माना जाता है। अगर सडन डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ आ रही है तो हमारा स्टेप सिग्नल हमारा बेस्ट रहता है, ठीक है। सडन डिस्टर्बेंस जो भी स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से ही होता है, सडन डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और शॉक इनपुट्स की अगर बात करते हैं तो हमारे इम्पल्स फंक्शन के अंदर शॉक इनपुट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, फाइंड द रेजिस्टेंस R1 एंड R3 इन द फॉलोइंग। R1 और R3 इसके अंदर निकालना है, तो चलो देखते हैं R1 R3 हम कैसे निकाल सकते हैं इस, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, आप KVL लूप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यार हमारा इसके अंदर मैं, क्योंकि ये मेरा एक पूरा लूप है, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में करंट निकाल सकता हूँ। मेरा करंट क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे 5 वोल्ट आपको यहाँ दे रखे, ये 8 वोल्ट दे रखे और ये 24 वोल्ट है, ठीक है। तो आपका अगर आप जब वोल्टेज डिवीजन, मतलब आप जब KVL लगाएंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 11 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं VR2, तो मैं डायरेक्ट करंट निकाल लेता हूँ सर्किट के अंदर, वो हो जाएगा VR2/R2, वो जो कि हमारा 11/7 एम्पियर हो जाएगा। अगर करंट आ गया तो R3 वगैरह हमारा इजीली आ सकता है, ठीक है। कैसे आ जाएगा, तो R3 हो जाता है V/I, ठीक है। तो 5/11/7, तो 7×5 35, 35/11, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम R2 निकाल सकते हैं, R1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट, यार ये जो इमेज है याद रखना हमेशा गिब्स फिनोमेना रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गिब्स फिनोमेना जो है ओवरशूट होता है एक, ठीक है, और फोरियर सीरीज और अदर आइगन वैल्यू सीरीज अकरिंग एट सिंपल डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। तो याद रखना ये गिब्स फिनोमेना हमारा रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द टू स्टेटमेंट, एन ऑड एंड इमेजिनरी सिग्नल ऑलवेज हैज एन ऑड एंड इमेजिनरी फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा जी, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑड फोरियर ट्रांसफॉर्म विद एन इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो यार यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, नन। कैसे, f(t), जैसे मैंने एक जगह f(t) लिया, एक ऑफ f(ω) लिया, ठीक है। ये मेरा रियल फंक्शन है, ये मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर f(t) में रियल प्लस इवन आ रहा है तो f(ω) भी हमारा रियल प्लस इवन ही होता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर इमेजिनरी प्लस ऑड आ रहा है तो मेरा रियल प्लस इवन होता है, ये याद रखना। अब पहली स्टेटमेंट हमने क्या बोली थी, एन ऑड एंड इमेजिनरी सिग्नल ऑलवेज हैज एन ऑड एंड इमेजिनरी फोरियर ट्रांसफॉर्म। नहीं यार, इमेजिनरी ऑड के लिए हमारा रियल प्लस इवन भी हो सकता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑड फोरियर ट्रांसफॉर्म विद एन इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज इवन, ठीक है। ऑड और इवन सिग्नल हमेशा ऑड सिग्नल, ऑड का अगर इवन सिग्नल के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो हमेशा ऑड सिग्नल आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शुड बी द रियल टाइम इंस्ट्रूमेंट लाइक CRO एंड DSO वी टाइम वेरिएंट, ठीक है। तो यार ये दोनों ही टाइम इनवेरिएंट है, जैसे इसने बोला CRO और DSO, तो हमारा येस है, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ अ लीनियर सिस्टम वी कैन सेपरेट आउट टू कंपोनेंट्स ऑफ द लीनियर सिस्टम, नेमली दो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। किन किन को कर सकते हैं, एक तो जीरो इनपुट कंपोनेंट और जीरो स्टेट कंपोनेंट, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी से। वॉटमीटर डिफ्लेक्शन इन AC सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू, वॉटमीटर डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है यार, ये एवरेज पावर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि वॉटमीटर हमारा पावर शो करता है, सबको ही मालूम है ये चीज़, चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम यार बहुत बार कर चुके हैं अपनी, अगर टेस्ट सीरीज में भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन दिए हैं, ये वाले क्विज टूर्नामेंट्स वगैरह जो कंडक्ट कराए थे। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R3 से जो करंट फ्लो हो रहा है हमें वो शो करना है। एक बार थोड़ा सा इमेज में बड़ी कर लेता हूँ जिससे मैं इसी में आपको शो करूँ कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो यार कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे एक वोल्टेज मान लो कोई भी, सही है। यहाँ पे वोल्टेज मान लो और इसको आप ग्राउंड कर दो, सही है। अब यहाँ पे आप KCL लगा लो, यहाँ पे आप करंट मान लो I1,
यहाँ आप मान लो I2 और यहाँ मान लो I3, ठीक है। और KCL लगा के इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका R3 के अक्रॉस जो करंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी R4 और R3 के अक्रॉस पूरे में, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के आपको दिखा देता हूँ, इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, V माइनस 10 अपॉन में ये हमारी रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, ठीक है। प्लस सिमिलरली V माइनस 3 VM डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे 5, ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा V बाय 5 प्लस 3 टोटल रेजिस्टेंस हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस हम अपना निकाल सकते, मतलब अपना V जो हमारा V वोल्टेज है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड में इसका आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका जो करंट आएगा वो आएगा 0.96 आएगा। चेक करना एक बार और प्लीज़ लेट मी नो द इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन और इन द चैट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y1 ऑफ t इज इक्वल टू x3 ऑफ t दे रखा है, y2 ऑफ t इज इक्वल टू xt ऑफ 3 दे रखा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, मतलब चलो देखते हैं। इफ y1 ऑफ t एंड y2 ऑफ t आर पीरियोडिक देन x ऑफ t इज पीरियोडिक, ठीक है। यार सही है ये वाली स्टेटमेंट कि y1 ऑफ t पीरियोडिक है, y2 ऑफ t भी पीरियोडिक है। अगर दोनों के आउटपुट पीरियोडिक है तो हमारे इनपुट भी पीरियोडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x ऑफ t इज पीरियोडिक, अगर यार इनपुट पीरियोडिक है आउटपुट भी ऑटोमेटिकली पीरियोडिक है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल x ऑफ t इज नोन टू हैव अ पोल एट s इक्वल टू 5 पे हमारा पोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो यार ROC जो होता है, ROC जो है वो रेंज बताता है S प्लेन की रेंज बताता है, ठीक है। तो ROC में कभी कोई पोल होता ही नहीं है, ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल। तो यार सबसे पहली बात ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो नन, ठीक है। नेक्स्ट, लेट x ऑफ t बी अ सिग्नल विद नाइक्विस्ट्रेट ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा नॉट नाइक्विस्ट्रेट दे रखा है हमारा। डिटरमाइन द नाइक्विस्ट्रेट फॉर y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t cos ओमेगा नॉट t, ठीक है। तो चेक करें एक बार। तो हमारा नाइक्विस्ट्रेट क्या होता है, नाइक्विस्ट्रेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा होता है, ये चीज़ याद रखना। तो मैं लिख लेता हूँ 2 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा सिग्नल दे रखा है वो दे रखा है y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t cos ओमेगा नॉट t, ठीक है। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2, ठीक है। और दूसरा हमारा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हमें गिवन है, ठीक है। तो नाइक्विस्ट्रेट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो यार सॉल्व कर लेते हैं जैसे, तो ओमेगा नॉट बाय 2 प्लस ओमेगा नॉट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 3 ओमेगा नॉट आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना है तो यार सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 15 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हो जाएगा 45 बाय 2, ठीक है। तो ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 45 बाय 2 हो जाएगा। तो रूट ऑफ टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 22.5। तो रूट से कोई भी चीज़ बाहर आएगी, सबसे पहली बात तो प्लस माइनस है, और यहाँ पे इसका 22.5 का आप रूट करेंगे तो आएगा 4.743 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो हाँ 4.743 आएगा। तो यार किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है ये, तो ये मेरा आंसर ये है 4.743, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सिग्नल, द सिग्नल y ऑफ t इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ x ऑफ t। तो साइन 2 पाई t है जो कन्वल्यूशन हो रहा है x ऑफ t प्लस g ऑफ t माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो आपको पता लगाना है ये सिस्टम क्या है। तो यार सबसे पहले ये सिस्टम जो है आपका नॉन लीनियर सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, और कॉजल सिस्टम है, क्योंकि ये कॉजल सिस्टम देखो ये पास्ट वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स ऑफ टी प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। एक डाई है 3 टाइम्स टॉस करा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ठीक है। एटलीस्ट वंस भी अगर एक बार लेकर आना है मुझे, ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो यार चलो देख लेते हैं। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 3/6 होती है, तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा 3 बार में प्रोबेबिलिटी हमने 3 बार
टॉस करा है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब ऑड नंबर की निकाल ली तो 1 माइनस 1/1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो हमारी 7/8 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज गुड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। लाइट टेलीकम्युनिकेशन के किस लिए अच्छी है? बिकॉज एक वो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिग्मा इज द कंडक्टिविटी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, J/E होता है। ठीक है, J हमारा होता है करंट डेंसिटी और E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by the polarization of electromagnetic waves? ठीक है, polarization of electromagnetic waves क्या होता है? Polarization is the direction of the electric field in an electromagnetic field. Option D. Next question. Find the gradient of the curve. इसका gradient निकालना है, तो gradient निकालने के लिए पहले आपको differentiate करना पड़ेगा। differentiate करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 3 6x minus 7, 6x minus 7 आएगा। ठीक है, उसके अंदर हम 1, -2 पे हमें निकालना है। ठीक है, हाँ, पॉइंट एट 1, -t। ठीक है, तो मैं 1 डाल रहा हूँ, 6 इंटू 1 -7, 6 - 6 -7 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये मेरा ग्रेडियंट -1 हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो है -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, कंसिडर एन इंटरफेस बिटवीन टू डायरेक्टेड मटेरियल, one with epsilon r is equal to 2 while the other has epsilon r is equal to 5 is the tangential component of electric field on one side of the interface। ऐसा मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर का, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द अदर साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ये आपको एप्सिलॉन r ये आपको दे रखा है 2 दे रखा है r1। ठीक है, एप्सिलॉन r2 आपको दे रखा है 5 दे रखा है और ET1 जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ET1 दे रखा है वो 10 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। ठीक है, अब हम याद रखना ET1 जो है हमेशा ET2 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट आर इक्वल अक्रॉस द बाउंड्री सरफेस के इक्वल होता है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव इम्पिडेंस ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू, यार यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, द वेव इम्पिडेंस ऑफ अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो Z0 जो होता है वो हमारा E/H के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू फर्दर इक्वल टू μ0 ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं μ0 में एप्सिलॉन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हमारा एप्सिलॉन का रेशियो होता है ये। ठीक है, ओके देन, तो हमारे टोटल हम DFCCL के सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं 2018 के, और अगर कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज DFCCL 2016 पेपर।